अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड पे बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड के अंदर दो टॉपिक हैं, एक डीएनए का है और आरएनए का। वन बाय वन करके हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किस तरह से हुई। तो पहला जो पॉइंट है वो इसकी डिस्कवरी का है। डिस्कवरी में जो साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया या आइसोलेट किया, उसका नाम था एफ मैस्टर इन 1869 एंड ही आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड। इसने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया फ्रॉम द पस सेल्स, यहां से इसको आइसोलेट किया। अब जब उसने आइसोलेट किया पस सेल से, तो उसने कहां से उसको आइसोलेट किया? उसने पस सेल के न्यूक्लियस से उसको आइसोलेट किया। ये बात याद रखनी है। और जब इसको न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया, जिसकी वजह से इसका नाम रखा न्यूक्लियन, इसको न्यूक्लियन कहा गया। और जब इस न्यूक्लियन की नेचर को स्टडी किया गया कि इसकी नेचर क्या है, तो इसकी नेचर जो है वो एसिडिक मिली। ये एसिडिक नेचर के थे, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड इसको क्यों कहा गया। न्यूक्लिक एसिड कहने की वजह क्या है? एक तो ये न्यूक्लियस से एसोसिएटेड थे, या आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से आइसोलेट किए, और जब उनकी नेचर को देखा तो वो एसिडिक थे, जिस वजह से इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, और उसके जो नाम है वो किस बेस पे जो है यहाँ पर रखा गया। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इसकी केमिकल बेसिस की अगर हम बात करें, केमिकल बेसिस, इसकी केमिकल बेसिस को स्टडी किया इन 1920। एक साइंटिस्ट था P.A. लेविन ने इसकी केमिकल नेचर को देखा और ये देखा कि न्यूक्लिक एसिड में केमिकली कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो जब उसको स्टडी किया गया तो यहां उसने देखा कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड्स और द सब यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड के सब यूनिट्स हैं। अब न्यूक्लियोटाइड खुद किससे बने हुए हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो इसमें देखा कि इसमें तीन कंपोनेंट हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स। और इसमें कौन कौन से तीन कंपोनेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें एक है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन वाली शुगर इसके अंदर है। 5 कार्बन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक के अंदर हमने इसको स्टडी भी किया था कि पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा इसके अंदर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप। और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये बात आपने याद रखनी है कि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर 3 कंपोनेंट है। न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेसिस। जब तीनों चीजों को मिलाएंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। आगे हम इनमें डिफरेंसेस की बात भी करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से बनेगा, इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि पेंटोज शुगर का क्या स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैं पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ऑलरेडी आप बना चुके हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। इस तरह से ये 5 कार्बन वाली शुगर जो है वो बनती है। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। अब यहां पर ये तो हो गया एक पेंटोज शुगर। तीन कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट इसके अंदर शुगर है, 5 कार्बन वाली। अब इसके अंदर जो कार्बन नंबर 1 है, याद रखना है, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। ये अब आपको अटैचमेंट यहाँ बतानी, डिटेल में हमने आगे पढ़ना भी है कि कौन कौन सी नाइट्रोजन बेसिस है, किस तरह से अटैचमेंट होगी। तो कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी
और कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाएंगी तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर 5 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होते हैं। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है ये वेरिएबल है, याद रखना है ये वेरिएबल है, ये चेंज होती रहती है क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप्स की डीएनए में और इसी तरह 4 टाइप्स है वो आरएनए में यूज होगी, लेकिन एक नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से टोटल जो नाइट्रोजनस बेसिस की टाइप्स हैं वो टोटल 5 टाइप्स बनेगी, उस पर भी हम बात करेंगे। सो दिस इज वेरिएबल, ये वेरी करता रहेगा और इसकी बेस पर न्यूक्लियोटाइड का नाम भी चेंज होता रहेगा। अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड जो है उसका नाम चेंज होगा, लेकिन इससे पहले हम यहां पर एक और टर्म डिस्कस करेंगे, वो आपने याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये भी एक टर्म है। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप को माइनस कर दें तो वो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें हुई? न्यूक्लियोसाइड में 2 चीजें होती हैं, एक इसमें पेंटोज शुगर है और पेंटोज शुगर के साथ इसमें नाइट्रोजनस बेस होगी, नाइट्रोजनस बेस। तो अगर ये 2 चीजें हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड है, याद रखना है। और अगर फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो यहाँ जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है उसमें डिफरेंस क्या होता है वो अपने यहाँ पर याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस जो कि वेरिएबल ग्रुप है वो कितनी तरह की होती हैं। तो यहाँ 2 टर्म्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है, एक इसमें है प्यूरिन और एक है पायरिमिडीन। अब ये 2 बेसिक ग्रुप है नाइट्रोजनस बेसिस के। अब प्यूरिन्स क्या होती हैं? ये है लार्ज एंड डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस। लार्ज एंड डबल रिंग नाइट्रोजन बेसिस ये होती है प्यूरिन। और जो पायरिमिडीन है दीज आर स्मॉल एंड सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस। अगर तो नाइट्रोजनस बेसिस स्मॉल और सिंगल रिंग है उनको पायरिमिडीन कहेंगे। अब किस तरह से इसमें फर्क क्या है? लाइक लार्ज नाइट्रोजन बेसिस कैसे होती है, उसमें डबल रिंग कैसे बनेगा? ये इस तरह से इसके अंदर डबल रिंग होगा, एक रिंग ये वाला और दूसरा इसमें ये हमें रिंग मिलेगा। सो ये डबल रिंग नाइट्रोजन बेसिस है। और सिंगल रिंग कैसे होंगे? सिंगल रिंग सिंपली ये जैसे बेंजीन का रिंग बनाते हैं इस तरह से जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस होंगे। अब कौन कौन सी डबल रिंग है, कौन कौन सी सिंगल रिंग है, तो ये आपने बात याद रखनी है। इसमें जो प्यूरिन्स की एग्जांपल है वो डबल रिंग 2 है, एडेनिन एंड गुआनिन, 2 डबल रिंग है। और सिंगल रिंग कौन कौन सी है? सिंगल रिंग जो है इसमें साइटोसिन सिंगल रिंग है, इसके अलावा थायमीन सिंगल रिंग है और इसके अलावा एक जो है वो यूरेसिल सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेसिस है। ये जो यूरेसिल है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर होती है और जो थायमीन है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर होती है। ये भी याद रखना है, आगे डिटेल में हमने इस पर पढ़ना भी है कि थायमीन है तो उसमें वो डीएनए के अंदर होगी, अगर डीएनए का मॉलिक्यूल है तो थायमीन नजर आएगी और अगर आरएनए होगी तो थायमीन की जगह यूरेसिल होगी, बस ये फर्क आएगा। तो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन जो है इसमें डिफरेंस क्या है ये बात याद रखनी। दूसरा हमने यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पढ़ा। तो अब ये देखें कि यहाँ पर फॉस्फेट तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बेस भी ऐसे ही रहेगी, लेकिन नाइट्रोजनस बेस चेंज होती रहेगी। अगर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस लगी होगी तो वो न्यूक्लियोटाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होगा, अगर गुआनिन नाइट्रोजन बेस लगी होगी तो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह से थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन जौन सा नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी न्यूक्लियोटाइड पर वही इसका नाम होगा। फर्दर हमने इस पे डिटेल में भी बात करनी है कि नाइट्रोजनस बेसिस में डिफरेंस क्या है और एक एग्जांपल भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे कि नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर्स क्या है, आपको उनके स्ट्रक्चर भी याद रखना है। तो सबसे पहले
हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं एडेनिन का। एडेनिन जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब डबल रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आप ऐसे बनाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, और ये क्यों डबल रिंग है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन। अब एडेनिन के अंदर यहां पर आपको अमाइनो ग्रुप नजर आएगा NH2, तो इस जगह पर अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, ये बात याद रखनी। इसके बाद आपने इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, आपने इसके अंदर बॉन्डिंग करनी है, ऑल्टरनेट बॉन्डिंग हम यहाँ पे कर देंगे। एक बॉन्ड जो है यहाँ पे लगेगा, एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पे लगेगा, एक बॉन्ड इधर लगेगा, और इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ पे लगेगा। अब इसके बाद वैलेंसी को आपने पूरा करना है। देखिए इस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है, इस कार्बन की वैलेंसी एक कम है, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी भी पूरी है, इस कार्बन की भी पूरी है, इस कार्बन की वैलेंसी भी पूरी है। नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पर नंबरिंग देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो याद रखना है कि 6 नंबर कार्बन जो है इसके ऊपर अमाइनो ग्रुप अगर लगा होगा तो उसको एडेनिन कहेंगे। अब ये एडेनिन गवानिन से कैसे डिफरेंट है, तो अब हम देखते हैं गवानिन का स्ट्रक्चर। अब जैसा हम जानते हैं गवानिन भी डबल रिंग है, इसके अंदर ये बिल्कुल ऐसे बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस है तो आपको यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन नजर आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन और ये कार्बन। अब इसमें जो अमाइनो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 2 पर लगा होता है NH2, और यहां पर जो कार्बन नंबर 6 है यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप होता है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है कि अगर ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9, तो यहां पर कार्बन नंबर 2 पर अमाइनो ग्रुप है, और एडेनिन के अंदर यही अमाइनो ग्रुप कार्बन नंबर 6 पर है, वहां कार्बन नंबर 6 की बजाय कार्बन नंबर 2 पर है। तो ये इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। अब वैलेंसी को पूरा करेंगे। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी है, इस कार्बन की वैलेंसी एक कम है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी एक कम है, तो हम यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देंगे तो नाइट्रोजन कार्बन दोनों की वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन में यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी हो जाएगी, और एक यहाँ पर ऑल्टरनेट बॉन्ड कर देंगे, इनकी भी वैलेंसी पूरी है। यहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसकी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करना है, तो ये हमें गवानिन का स्ट्रक्चर मिलता है। अब ये दोनों की दोनों क्योंकि डबल रिंग है, तो डबल रिंग जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके लिए हमने वर्ड क्या यूज किया था, प्यूरीन। तो ये प्यूरीन्स नाइट्रोजनस बेसिस है। अब इसके बाद आ जाते हैं सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस पे, जो कि 3 तरह की हमारे पास। उसमें एक जो है वो साइटोसिन है, साइटोसिन इज सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस। किस तरह से बनेगा, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ये सिंगल रिंग नाइट्रोजन बेस हमें मिलेगी यहाँ पर। इसके अंदर यहाँ अमाइनो ग्रुप है NH2, और इसके अंदर यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप हमें मिलता है। तो ये बात आपने याद रखनी। अगर हम नंबरिंग करें कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप कहाँ मिलेगा, 4 नंबर कार्बन पर अमाइनो ग्रुप मिलेगा। अब आपने इसके बाद इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लेना है। इसके अंदर ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी हमें 3 मिल रही है, तो हम यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देंगे, इस कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 हो जाएगी, नाइट्रोजन की भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, कार्बन की पहले से सेटिस्फाइड है। यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देंगे, साथ इनमें हाइड्रोजन हम लगा देंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। उसके बाद हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर जो है वो थायामीन के स्ट्रक्चर पे। थायामीन ये भी सिंगल रिंग होते हैं। तो थायामीन के स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नाइट्रोजन, इसी तरह से यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन। तो इसके अंदर भी इसके अंदर क्या होता है, यहां पर सिंगल रिंग में कार्बन नंबर 2 जो है वहां सब के साथ जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप लगा होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां 4 के ऊपर भी कार्बोनाइल ग्रुप है, और यहां जो 5th कार्बन है इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है।
तो ये आपने यहाँ पे बात याद रखनी। तो अब थायमीन में क्या है, कार्बन नंबर 2 पर कार्बन आयल, कार्बन नंबर 4 पर कार्बन आयल और कार्बन नंबर 5 जो है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है। वैलेंसी को पूरा कर देखें, इसकी वैलेंसी कार्बन की पूरी है 2 3 4। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो एक कम है, जिस वजह से हम नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि यहां अगर बॉन्ड लगाएंगे तो इसकी 5 हो जाएगी और इसके बाद यहां पर एक हाइड्रोजन लगेगा और यहां पर ऑल्टरनेट बॉन्डिंग कर देंगे तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 होगी और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस तरह से थायमीन जो है इसकी जो वैलेंसी जो कार्बन की है वो भी पूरी हो चुकी है। तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना, थायमीन का क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद आते हैं यूरेसिल में, जो कि आरएनए के अंदर होती है नाइट्रोजनस बेस। यूरेसिल भी सिंगल रिंग्ड है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन। इसके अंदर 2 नंबर पर कार्बन आयल और 4 नंबर पर कार्बन आयल, बस इसमें 2 ही ग्रुप लगेंगे, 2 और 4 पर कार्बन आयल। नंबरिंग में 1 2 3 4 5 एंड 6। वैलेंसी को पूरा करेंगे, यहां पर हाइड्रोजन लगाएंगे वैलेंसी पूरी हो जाएगी, यहां पर हाइड्रोजन लगाएंगे वैलेंसी पूरी हो जाएगी और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर और एक बॉन्ड लगा देंगे तो ये वैलेंसी इसमें पूरी हो जाएगी। तो ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर। अब देखें यूरेसिल और थायमीन के अंदर क्या फर्क है। अब यूरेसिल और थायमीन में सिर्फ ये डिफरेंस है कि 5th नंबर कार्बन जो है उस पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो देखें दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा। तो अगर ये मिथाइल यहां पे लगा है तो ये थायमीन बन जाएगा। सो हाउ द यूरेसिल टर्न्ड इनटू द थायमीन, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द मिथाइल ग्रुप एट कार्बन नंबर 5, जिसकी वजह से मैं इसका एक और नाम भी लिख सकता हूं यहां पर थायमीन का। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल, 5 मिथाइल यूरेसिल जो है दिस इज एक्चुअली ए थायमीन। सो ये हमें 5 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस मिलती हैं। इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या डिफरेंस ये भी आपने याद रखना है। और ये सारी की सारी जो नाइट्रोजनस बेसिस हमने यहाँ पर देखी हैं ये सारी सिंगल रिंग हमें मिल रही हैं और सिंगल रिंग जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, पायरामिडीन वर्ड यूज किया था। तो आपने इनमें जो डिफरेंस है वो याद रखना है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो 3 कंपोनेंट होते हैं एटीपी के अंदर भी वही कंपोनेंट है। अब एटीपी क्या है, दिस इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन और साथ इसके अंदर 3 फॉस्फेट जुड़े। तो किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर में आप जानते हैं 5 कार्बन वाली ये शुगर है, ये 4 कार्बन और इस तरह से 5 कार्बन। इसके अंदर कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 3 4 और ये कार्बन नंबर 5 है। अब जैसा कि हमने कहा था कि कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। अब अटैचमेंट कैसे होनी है, देखें यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, फिर यहाँ पर HOH है। कार्बोहाइड्रेट में बड़ी डिटेल में हमने इनके स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किए थे। यहाँ पर H है और यहाँ पर है CH2OH लाइक दिस। ये इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर हमें मिला। अब इसमें कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी। कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस कौन सी अटैच होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनिन बेस है और एडिनिन बेस का स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा है कि वो डबल रिंग्ड है, तो यहाँ पर अटैच होगी। तो किस तरह से अटैचमेंट होनी है, वो स्ट्रक्चर हम कार्बन नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन कार्बन और फिर यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन। अब आप देखें कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, अभी हमने डिटेल स्ट्रक्चर इसका पढ़ा था। यहाँ पर NH2 है, अमाइनो ग्रुप है और बाकी हमने वैलेंसी को पूरा करने के लिए इसके अंदर ऑल्टरनेट बॉन्डिंग की थी। यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, फिर यहाँ पर बॉन्ड है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। बाकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा और इसमें जो कार्बन इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब ये एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है। अब एडिनिन नाइट्रोजनस बेस को हम यहां पर अटैच करेंगे। ये अब अटैचमेंट कैसे होगी, यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ये यहां से रिमूव हो जाएंगे और जैसे यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल रिमूव होंगे तो इसके दरमियान यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये बॉन्ड यहां पे बन जाए। अब जब ये बॉन्ड बन गया, एडिनिन यहां पर अटैच हो गई, तो एडिनिन के अटैच होने से एक न्यूक्लियोसाइड बन चुके हैं अभी, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में कौन सी चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन। इसको भी हम कहेंगे एडिनोसिन
और जब इसके साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो फिर न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और फॉस्फेट यहाँ पर कितने जुड़ने हैं, 3 फॉस्फेट जुड़ने हैं। और आप जानते हैं किस नंबर पर कार्बन पर फॉस्फेट जुड़ेंगे, कार्बन पर 5 पर जुड़ेंगे। अब फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या है, H3PO4 OH OH OH। ये यहां पर भी वाटर की रिमूवल होनी है, तो यहां से जब वाटर रिमूव होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फेट का है H3PO4। अब यहां से जब वाटर रिमूव होगा तो इसमें ये वाटर रिमूव हो गया और एक बॉन्ड जो है यहां पे डेवलप हो जाए, ये बॉन्ड डेवलप हो, तो ये बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब इसके अंदर एक फॉस्फेट अटैच हुआ है तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब अगर एक और फॉस्फेट यहां पर अटैच कर दें हम, लाइक OH P OH OH, ये फॉस्फेट एक और यहां पर अटैच करते हैं। और यहां पर जब फॉस्फेट अटैच होगा तो बिल्कुल इसी तरह से यहां भी बॉन्ड बनेगा और यहां पर भी एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, लाइक दिस, ये बॉन्ड यहां पर डेवलप हो गया। अब हम एक और फॉस्फेट को यहां पर अटैच कर दें, अगर यहां पर OH P डबल बॉन्ड O, लाइक दिस। अब यहां पर जब बॉन्ड अटैच करेंगे तो यहां से भी यहां पर भी बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारा बन गया ये है ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके अंदर 3 बॉन्ड बने, ये बॉन्ड और इन दोनों बॉन्ड को मैंने डिफरेंट है वो शो किया है। अब ये जो बॉन्ड यहां पे डेवलप हुआ है, ये बॉन्ड कौन सा है, दिस बॉन्ड इज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, इसको हम फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहेंगे। और ये जो बॉन्ड यहां पर शो किए गए हैं, एक ये वाला बॉन्ड है और एक ये वाला बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। और ये याद रखना है कि दीज आर द हाई एनर्जी बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड है और इसमें एनर्जी स्टोर होती है। और वो एनर्जी हम जानते हैं केमिकल जो प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उनके अंदर यूज होती है। तो ये हमारे पास ATP का स्ट्रक्चर है और ATP एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी 3 चीजें ही अटैच होती हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 चीजें अटैच है। अगर एक फॉस्फेट जोड़ेंगे तो मोनोफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट या ट्राइफॉस्फेट। तो हमने यहाँ ATP का स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब इसके बाद हम एक डिफरेंस देखते हैं कि DNA और RNA, क्योंकि 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं, तो हम इनमें कुछ डिफरेंसेस देखते हैं कि DNA और RNA में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आगे डिटेल में हमने इन दोनों का अलग-अलग से स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम पढ़ेंगे। DNA जो है, DNA इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और RNA क्या है, दिस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और वो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो पेंटोज शुगर होती है, पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली जो शुगर है वो इसमें डीऑक्सी राइबोज है, याद रखना है। और इसके अंदर जो 5 कार्बन वाली शुगर है, कार्बन 5 ही होंगे, लेकिन वो जो शुगर है वो होगी राइबोस, वो राइबोस शुगर। अब फर्क क्या है, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन कम, राइबोस में से एक ऑक्सीजन कम, जैसा कि हमने पढ़ाया है, ये राइबोस शुगर है। अब अगर मैं डीऑक्सी राइबोस बनाता हूं तो डीऑक्सी राइबोस कैसे बनेगी, ये बिल्कुल इसी तरह से हम पेंटोज शुगर बना लेते हैं। ये पेंटोज शुगर है, कार्बन इसके अंदर 5 है, यहां पर OH है, यहां पर H है, यहां पर H, यहां OH की बजाय H होगा, यहां पर H OH, यहां H और यहां उसी तरह से CH2OH। अब ये जो शुगर है ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्योंकि इसमें कार्बन नंबर 2 पर HOH की बजाय HH लगा हुआ है। ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। अगर हम राइबोस बनाएंगे तो राइबोस कैसे बनेगी, राइबोस जो है वो बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हमने इससे पहले भी 1-2 दफा बनाई है। यहाँ पर H है, यहाँ OH है, यहाँ पर H और OH है, यहाँ पर भी H और OH है, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH2OH बिल्कुल उसी तरह से। अब यहाँ पर देखें आप कि इस जगह पर HOH है और यहाँ पर HH है,
तो एक ऑक्सीजन कम होता है डीएनए के अंदर जो पेंटोज होती है, और इस वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। तो ये भी आपने इसमें डिफरेंस याद रखना है। इसके बाद जो डीएनए होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड, इनके अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, आगे डिटेल में हमने पढ़ना है। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसके अंदर एक ही स्ट्रैंड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। तो ये भी फर्क है। जैसा कि अगर हम डीएनए को बनाते हैं तो आपने एक्सेल स्ट्रक्चर देखा होगा डीएनए का, ऐसे 2 चेन होती हैं, आगे डिटेल में हमने इस पे बात भी करनी है, लाइक दिस। और अगर हम आरएनए को बनाएंगे तो आरएनए का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, या इसकी बजाय ऐसे भी हो सकता है, हेलिकल में जा सकता है ये, जैसे ये हेलिकल में। लेकिन फर्क देखें, यहां 2 चेन है और वहां एक ही चेन है, वो आपस में कोएड करके उसने हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आरएनए के लिए सही हैं, ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा डीएनए जो है दैट प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है यूकैरियोटिक सेल में, बाहर नहीं आता। और जो आरएनए होता है दैट प्रेजेंट थ्रू आउट सेल, ये पूरे सेल के अंदर होता है, या न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायामीन है। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन की जगह पर यूरेसिल होगी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं डीएनए और आरएनए के अंदर। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डीएनए और आरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और बहुत से पॉइंट्स वहां पर भी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट जितने भी लेक्चर आ रहे हैं उनकी वीडियो जो है वो मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।